नमस्कार, वेलकम टू इंडियन हेजमनी। मैं हूं अरहम मित्तल। नाउ रिसेंटली एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है कि क्या चाइना ने सीपैक प्रोजेक्ट से अपने आप को पुल आउट कर लिया है। क्या चाइना ने पाकिस्तान को धोखा दिया या पाकिस्तान ने चाइना को धोखा दिया है, जिससे चाइना ने सीपैक प्रोजेक्ट से अपने आप को पुल आउट कर लिया है। इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा, ताकि आपको इस टॉपिक के बारे में पूरा क्लिस्टर क्लियर आइडिया लग जाए और आपको इस न्यूज़ के बारे में भी पता चल जाए एक्चुअली न्यूज़ है क्या। ना इसको पूरा मीडिया कवर कर रहा है। आप यहाँ पर आर्टिकल्स देखोगे, चाइना exits its biggest Pakistan projects, what's happening, same China exit Pakistan's $60 billion economic corridor project, Islamabad turns to Asian Development Bank for funding, China exit $60 billion project, पाकिस्तान सीक्स ADB फंडिंग। नाउ आपको मैप के माध्यम से चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा और आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूं कि न्यूज़ का आई है। नाउ आपको सबसे पहले तो सिंपली ये बता दूं कि चाइना ने सीपैक प्रोजेक्ट से अपने आप को आउट नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान को एडिशनल फंडिंग देने से मना कर दिया है कि अब आपको और ज़्यादा फंडिंग नहीं मिलेगी। ना आपको सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में बताऊं। अराउंड 2013 चाइना ने सोचा कि यूएस ऐसा करता क्या है कि सारी कंट्रीज़ यूएसए को मानती हैं, यूएसए के अंडर रहती हैं, यूएसए एक डोमिनेंट पोजीशन हासिल करता है, पूरा वर्चस्व फैला हुआ है यूएसए का सारी कंट्रीज़ में। तो चाइना ने एक चीज़ देखा कि पैसा जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे IMF लगा लो या वर्ल्ड बैंक लगा लो, एशियन डेवलपमेंट बैंक डालो, ये सारे पैसा ही बाकी कंट्रीज़ को यूएसए के कहने पर देते हैं। ना इससे यूएसए सारी कंट्रीज़ के ऊपर अपना डोमिनेंट पोजीशन बना के रखता है। अगर आप सोचोगे कि आपने किसी आदमी से लोन लिया है तो ऑब्वियसली आप उसके सामने थोड़ा झुक कर रहोगे और चाहोगे कि हमारे इसके साथ फ्रेंडली रिलेशन बने रहे, ताकि फ्यूचर में हमको और ज़्यादा लोन भी मिल सके। अगर हमको लोन टाइम पे रिपेमेंट नहीं कर पाए तो हमको थोड़ी और मोहलत भी मिल जाए। तो उस हिसाब से जियो पॉलिटिक्स में भी वर्क करता है यूएसए, अपना डोमिनेंस इसी तरह से बनाए रखता है क्योंकि वो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करके रखता है। ना चाइना को भी इस बात के बारे में पता लगा तो चाइना भी निकल पड़ा अपनी हेजेमनी को क्रिएट करने के लिए और यूएसए की हेजेमनी को टक्कर देने के लिए। इससे चाइना ने किया क्या कि 2013 में एक सपना लेके आया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का। चाइना ने कहा कि हम पूरी दुनिया में अपनी कनेक्टिविटी इंक्रीज़ करते हैं, हम रोड्स डेवलप करते हैं, एयरपोर्ट्स बनाते हैं, डैम्स बनाएंगे, गैस पाइपलाइंस बनाएंगे, तो ओवरऑल पूरी दुनिया में अपनी कनेक्टिविटी इंक्रीज़ करते हैं। इसके लिए चाइना आपको बहुत ही ज़्यादा अमाउंट के लोन्स बांटने वाला है। तो सारी कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुई और चाइना के पास लोन लेने के लिए पहुंच गई। लेकिन चाइना का मेन मोटिव यही था कि मैंने अपना डोमिनेंस बना के रखना है। तो उस हिसाब से चाइना करता क्या था कि केवल गरीब कंट्रीज़ को ही ज़्यादा से ज़्यादा लोन देता था, कि चाइना को पता था कि ये कंट्रीज़ लोन तो वापस कर नहीं पाएंगी। तो उस हिसाब से चाइना उनके रिसोर्सेज के ऊपर अपना हाथ जमा लेता था। चाइना करता यही था कि थोड़े गरीब कंट्रीज़ को लोन दो जहाँ पर करप्शन भी ज़्यादा हो, कि आधा तो गवर्नमेंट ही पैसा खा जाए, तो उस हिसाब से काम भी कुछ ज़्यादा होगा नहीं, तो ऑब्वियसली चाइना ईजिली उस कंट्री को डोमिनेट कर पाएगा। तो चाइना का मेन मोटिव ही रही था कि लोन अच्छे खासे बांटो, लेकिन थोड़े गरीब कंट्रीज़ में बांटो और हाई इंटरेस्ट रेट पे बांटो, ताकि करप्शन के कारण थोड़ा पैसा चला जाए, बाकी काम भी कुछ होना। सीधा चाइना यूएस की हेजेमनी को टक्कर दे उस कंट्री पे कंट्रोल करके। तो चाइना का मेन मोटिव यही था और यही डेट ट्रैप प्लान भी बन के आया। आपको पता होगा कि रिसेंटली डेट ट्रैप प्लान के बारे में बहुत ही ज़्यादा आर्टिकल्स पब्लिश होने लगे कि चाइना की ये पॉलिसी है क्या, चाइना कर्ज देके दूसरे कंट्रीज़ को अपने अंडर लेता कैसे था। उन्होंने चाइना का एग्जैक्टली डेट ट्रैप पॉलिसी यही थी कि चाइना हाई इंटरेस्ट रेट पे दूसरे कंट्रीज़ को लोन बांट देता था। जब वो लोन की रिपेमेंट
कर नहीं पाते तो चाइना उनकी रिसोर्सेज के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेता था। जैसे आप श्रीलंका का एग्जांपल लेके चलो, श्रीलंका में टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो चाइना ने श्रीलंका को एक सपना दिखाया कि टूरिज़्म के लिए आपके पास एक मैसिव और एक ह्यूज बड़ा आलीशान एयरपोर्ट होना चाहिए, ताकि आपके पास और ज़्यादा फॉरेनर्स आए और उनको भी लगे कि श्रीलंका के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। नाउ इंस्टेड ऑफ आपके पास रोड्स अच्छी हो और आपके पास टूरिज़्म के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो, चाइना ने उनको सपना दिखाया कि आपके पास एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा आलीशान होना चाहिए। नाउ इसको श्रीलंका मान भी गया कि हाँ भाई बात तो सही कह रहा है, तो चाइना ने श्रीलंका को मैसिव अमाउंट में लोन दिया और एक बड़ा आलीशान एयरपोर्ट श्रीलंका में खड़ा कर दिया। ना हुआ क्या कि उसके बाद अचानक ही कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया, सारी फ़्लाइट्स बंद हो गई, तो उनका बड़ा और आलीशान एयरपोर्ट बंद का बंद रह गया, उस पर कोई भी टूरिस्ट था नहीं। अब चाइना को पैसे तो वापस करनी है, इनकम कोई हुई नहीं, तो श्रीलंका चाइना के अंडर आ गया। चाइना ने क्या किया, 99 ईयर्स के लिए श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट अपने अंडर कर लिया। तो चाइना करता यही था, हाई इंटरेस्ट रेट पे दूसरी कंट्रीज़ को केवल लोन बांटता था, वो लोन वापस कर नहीं पाएंगे, उसकी रीपेमेंट कर नहीं पाएंगे, तो सीधा उनकी रिसोर्सेज को अपने अंडर कर लेता था। यही चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी और चाइना सारी कंट्रीज़ के साथ यही करता था। जैसे मालदीव्स के साथ भी इन्होंने किया। अभी मालदीव्स इंडिया के अगेंस्ट तभी स्टेटमेंट दे रहा था क्योंकि चाइना ने कहा आपको बड़ी अमाउंट्स में लोन देंगे, लेकिन बाद में जब लोन की रीपेमेंट हुई नहीं, चाइना इनके आइलैंड्स के ऊपर कब्जा करने लगा, तो मुइज़ू वापस इंडिया की तरफ आया और उसके बिल्कुल ही सुर बदल गए। तो ऑब्वियसली चाइना करता यही है कि लोन बांट के दूसरी कंट्रीज़ के रिसोर्सेज को अपने अंडर ले लेता है। तो चाइना की ये पॉलिसी धीरे धीरे सभी समझने लगे और चाइना कैसे यूएसए की हेजेमनी को टक्कर दे रहा था, ये बात सभी के पल्ले पड़ने लगी। और चाइना ऐसे ही अफ्रीकन कंट्रीज़ को लोन देता था, तो लोन दे के रीपेमेंट वो कर नहीं पाएंगे, कुछ पैसा करप्शन में चला गया, तो उस हिसाब से उनके बेसिस को, पोर्ट्स को अपने अंडर में ले लेता था। तो इससे चाइना ने इंडो पैसिफिक में अपनी प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर ली, क्योंकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सारा बॉर्डर इंडो पैसिफिक में लगता था, बाकी मालदीव वहाँ पर था, श्रीलंका वहाँ पर था, चाइना ने सभी पर अपने बेसिस बना लिए थे। तो चाइना ने अपना प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर लिया। नाउ इस सब में पाकिस्तान भी आया, तो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के अंदर पाकिस्तान में सीपैक खोला गया, जो कि है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। नाउ अगर मैं आपको सीपैक के बारे में बताऊं तो ये चाइना के काश घर से स्टार्ट होगा और पाकिस्तान के ग्वालियर पोर्ट पर ख़त्म होगा। तो ये सारा सीपैक प्रोजेक्ट अंडर BRI कुछ इस तरह का दिखने वाला है। तो इंडिया ने अपने आप को BRI प्रोजेक्ट से बाहर ही इसलिए किया क्योंकि सीपैक जम्मू कश्मीर से होकर गुजरता था, वो एरिया जो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के थ्रू होकर निकलता था। इसलिए इंडिया ने इसको अपने आप से पुल आउट कर लिया और काफ़ी स्टेजेस पर कहा कि चाइना दूसरे कंट्रीज़ की टेरिटरी को बिल्कुल भी इज्जत दे नहीं रहा है, तभी हम चाइना के BRI प्रोजेक्ट से बाहर हो रहे हैं। और टाइम टू टाइम इंडिया ने चाइना की काफ़ी ज़्यादा निंदा भी करी है कि आप हमारे टेरिटरी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो ना। इन सब में चाइना का एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा एडवांटेज था। सबसे पहले चाइना ईरान से ऑयल इंपोर्ट करता है। नाउ वो ऑयल सारा इंडियन ओशन से होके साउथ चाइना सी के थ्रू चाइना में जाता था, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा लंबा रूट है और चाइना का वो ऑयल काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी पड़ जाता था। नाउ चाइना ने पाकिस्तान को क्या सपना बेचा कि हम आपके यहाँ पर अपने BRI प्रोजेक्ट के थ्रू कनेक्टिविटी इंक्रीज़ करेंगे, गैस पाइपलाइंस, डैम्स वगैरह बनाएंगे, जिससे होगा क्या कि चाइना इजीली ईरान का ऑयल इंपोर्ट करेगा ग्वादर पोर्ट के थ्रू और इसको सीधा चाइना में ले जाएगा। तो चाइना के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सिचुएशन थी। तो इनको पूरा इंडिया ओशन, साउथ चाइना सी हो के थ्रू चाइना में ऑयल नहीं लेके जाना पड़ता, बल्कि सीधा पाकिस्तान के थ्रू ऑयल ले जाएंगे। तो एक तो ज़्यादा मात्रा में ऑयल भी आ पाएगा और दूसरा काफ़ी ज़्यादा चीप भी हो पाएगा। तो इन्होंने पाकिस्तान को तो यही बेचा। ना चाइना की हिडन पॉलिसी क्या थी कि पता था कि इनको पाकिस्तान एक करप्ट कंट्री है, इनको पैसे जितने मर्जी दे दो ये रीपेमेंट तो कर नहीं पाएंगे। तो उस हिसाब से चाइना की नज़र थी बलूचिस्तान पे, क्योंकि बलूचिस्तान में काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं। तो उनकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। काफ़ी रिपोर्ट्स का तो कहना है कि 5 से 6 ट्रिलियन डॉलर के यहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं।
और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लगभग 10 से 15 गुना ज़्यादा बड़ा नंबर है। तो उस हिसाब से चाइना की सीधी सीधी नज़र यहाँ पर थी और चाइना की पॉलिसी ही यही थी इनको इतना सारा पैसा बांट दो, जब ये रीपेमेंट कर नहीं पाएंगे तो सीधा पाकिस्तान से हम इनके मिनरल्स को मांग लेंगे। सेम लाइक चाइना ने श्रीलंका से इनका हम्बरटोट पोर्ट मांगा। तो उस हिसाब से चाइना की सीधी सीधी पॉलिसी थी कि हम पाकिस्तान से इनके बलूचिस्तान एरिया वाले मिनरल्स मांगने वाले हैं। ना इन सब का बलूच लोगों को पता था और पाकिस्तान का जो सबसे ज़्यादा गरीब एरिया है वो बलूचिस्तान है। यहाँ पर मिनरल्स इतने ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान के बाकी प्रोविंस सारे यहाँ से मिनरल्स निकालते हैं, बढ़िया इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपने यहाँ पर प्रोविंसेस में ले जाएंगे और उसको बढ़िया डेवलप करते हैं ना। इससे बलूचिस्तान के लोग खड़े होने शुरू हुए कि हमको पाकिस्तान से अलग होना है। पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की फंडिंग इसलिए आती है कि बलूचिस्तान में वो मिनरल्स निकाल पाएँ और उसका फ़ायदा बलूचिस्तान को ना होकर बाकी सारे प्रोविंसेस को हो रहा है। तो BLA खड़ा हुआ, जो कि है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, और उन्होंने चाइना के वर्कर्स, चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करना शुरू कर दिया। आपने टाइम टू टाइम न्यूज़ेस भी काफ़ी बार सुनी होंगी, BLA के वर्कर्स चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर, चाइना के वर्कर्स पर अटैक कर रहे हैं जो भी बलूचिस्तान में काम करने आ रहे हैं ना। इन सब के लिए चाइना ने कहा कि हम अपनी आर्मी भेज रहे हैं ताकि हमारे वर्कर्स को थोड़ा प्रोटेक्शन मिल पाए। इससे पाकिस्तान की गजब की बेइज्जती हो जाती। तो पाकिस्तान ने कहा आप अपनी आर्मी मत भेजिए, हम अपनी आर्मी लगाएंगे जो कि आपके वर्कर्स की रक्षा करेगी ना। यहाँ तक सारा ठीक चल रहा था, लेकिन तब एंट्री होती है USA की। अगर आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने चाइना पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में टैरिफ्स डाल दिए। उससे हुआ क्या कि चाइना का माल USA में बिक नहीं पाएगा और US की कंपनीज के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है कि चाइना के अगेंस्ट ट्रंप काफ़ी बड़े स्टेप्स ले रहे हैं। तो इस हिसाब से सारी कंट्रीज़ चाइना से बाहर होके इंडिया में आना चाहती थी, क्योंकि इंडिया में अभी भी लेबर काफ़ी ज़्यादा चीप थी और दूसरा इंडिया के और US के रिलेशंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थे। पर्सनली ट्रंप और मोदी के रिलेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थे। तो सारी कंपनीज चाहती थी कि हम चाइना से बाहर होके इंडिया में आ जाएं, जिससे चाइना काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। और मेजर जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि पहलगाम आतंकवादी हमले का जो मास्टरमाइंड था वो चाइना था। चाइना के कहने पर ही पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक किया था। चाइना सीधा बिजनेसमैन को एक मैसेज पहुंचाना चाहता था कि इंडिया अभी भी एक सेफ कंट्री है नहीं। तो आप देखो पैसे का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। चाइना के कहने पर पाकिस्तान ने सीधा पहलगाम आतंकवादी हमला कर दिया, केवल एक मैसेज देने के लिए इंडिया में बिजनेस करना सेफ है नहीं, क्योंकि यहाँ पर अभी भी रेगुलर बेसिस पर टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं। तो बिजनेसमैन के मन में एक खौफ पैदा करने के लिए चाइना ने ये चाल चली। तो पैसे का इंपॉर्टेंस चाइना को समझ आ गया कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। सेम ऐसे ही इमरान खान की सरकार भी US और चाइना ने ऐसे ही गिरवाई। इमरान खान ने डॉक्यूमेंट्स मांग लिए कि जो हम लोन ले रहे हैं उसका मुझे बताओ तो सही, क्या इंटरेस्ट रेट है, क्या रेट है। तो आज वो जेल में पड़ा है। सेम शेख हसीना के साथ हुआ, उसकी भी सरकार गिर गई। तो दोनों ही कंट्रीज को पता चला कि पैसे का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नाउ यहाँ पर USA की एंट्री हुई और USA ने कहा कि पाकिस्तान तो हमारा पुराना कुत्ता है, हम उसको कैसे भूल गए। एक ऐसा कंट्री जिसको हमने अफगानिस्तान के अगेंस्ट यूज़ किया, टाइम टू टाइम इंडिया के अगेंस्ट यूज़ किया, USSR के अगेंस्ट किया, इवन कि एक टाइम पर तो चाइना के अगेंस्ट भी यूज़ किया। तो अचानक से USA का पाकिस्तान प्रेम बाहर आ गया जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आए ना। हुआ इसका रिजल्ट क्या कि आसिम मुनीर सीधा US पहुंच गया। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद, मतलब ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वो सीधा US पहुंच गया और US के साथ एंगेजमेंट और ज़्यादा इंक्रीज़ करने लगा ना। जब वो US गया, वो US के साथ काफ़ी ज़्यादा बड़े एग्रीमेंट्स करके आया। नाउ अब US ने उसको एक बहुत ही बड़ा सपना बेचा। सेम जैसे चाइना ने बेचा था वैसे ही US ने भी पाकिस्तान को एक बड़ा सपना बेचा। US ने कहा कि जैसे इंडिया के यहाँ पर गुजरात में गल्फ ऑफ कच्छ में ऑयल के बड़े बड़े रिजर्व
पाए जाते हैं वैसे ही आपके इस एरिया में भी ऑयल्स के बड़े बड़े रिजर्व्स होंगे। इसको यूएस एक्सप्लोर करेगा और आपको इससे बढ़िया इनकम होगी। और क्या पता एक दिन आप इंडिया को भी ऑयल बेच रहे हो। तो उस हिसाब से इन्होंने एक सपना बेचा कि हम आएंगे, आपको खूब इनकम होगी। नाउ चाइना का प्लान तो ये था कि हम सीधा इनसे मिनरल्स डिमांड करेंगे जब ये लोन की रीपेमेंट कर नहीं पाएंगे, लेकिन यूएसए एक स्टेप आके निकला। यूएसए ने सीधा इनके मिनरल्स मांग लिए और यूएसए ने कहा कि हमारी कंपनीज आएंगी, यहाँ पर मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करेंगी, आपको कुछ प्रॉफिट होगा, बाकी हम ले जाएंगे। जिसको आसिम मुनीर एग्री भी कर गया। तो आसिम मुनीर यूएस गया और यूएस के साथ एग्रीमेंट करके आ गया, जिससे मिनरल सारी यूएस की कंपनीज ही निकालेंगी ना। इससे चाइना को तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस हुआ और चाइना की तो सारी पॉलिसी ही कोलैप्स कर गई, क्योंकि चाइना चाहता ही इनके मिनरल्स था। तो इसीलिए ये न्यूज़ बन के आई कि चाइना ने फंडिंग पाकिस्तान को अब देने से मना कर दिया है ना। एग्जैक्टली हुआ क्या, जब कोई भी कंपनी यहाँ पर मिनरल्स निकालेगी तो वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होंगे, पत्थर वगैरह होंगे, तो ऑब्वियसली उसके लिए एक बड़ी ह्यूज रेलवे लाइंस का प्रबंध करना पड़ेगा। जो पाकिस्तान में रेलवे लाइंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी नेचर की हैं, मतलब थोड़ी ओल्ड हैं। वो इतनी क्षमता उनकी है नहीं कि वो हैवी मिनरल्स ब्लॉक्स को अपने ऊपर लेके जा सके। तो उसके लिए उनको नए रेलवे लाइंस को बिछाना पड़ेगा, जिसके लिए उनको पैसे चाहिए थे। तभी वो $2 बिलियन शहबाज शरीफ एससीओ मीटिंग में चाइना से मांगने गया था इसी रेलवे लाइंस को बिछाने के लिए। लेकिन अब चाइना को तो वो मिनरल्स मिलने नहीं वाले, उसकी डील तो यूएसए ले गया। तभी चाइना ने मना कर दिया कि हम आपको अब और फंडिंग नहीं देंगे, क्योंकि उसका प्लान साफ फेल हो गया। क्योंकि मिनरल्स अब चाइना को मिलेंगे नहीं, वो आसिम मुनीर पहले ही यूएस से जाके तय करके आ गया है। तो उस हिसाब से अब सीपैक के काम ये चल रहा है कि जो पहले चाइना ने $60 बिलियन पैसे दे रखे हैं वो तो वहीं पर रहेंगे। चाइना अभी भी सीपैक के थ्रू पाकिस्तान में बना हुआ है, लेकिन चाइना ने अब अपना इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया है, क्योंकि जो उनका मेन पॉलिसी था मिनरल्स का वो आसिम मुनीर पहले ही यूएसए को बेच के आ गया है। तो करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन यही है कि पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की वजह से इंडिया और चाइना के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रहे हैं। तो इन सब को देखते हुए चाइना ने पाकिस्तान के सीपैक प्रोजेक्ट में अपना इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा कम शो किया है, क्योंकि सबसे पहले उनका पॉलिसी कोलैप्स करके मिनरल्स की, और दूसरा वो सीपैक पीओके से होके गुजरता है जो कि इंडिया की टेरिटरी है। और रिसेंटली इंडिया और चाइना के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो रहे हैं, तो हम उसको भी ज़्यादा पंगा ले ही नहीं सकते। तो सिंपली चाइना ने कहा अभी के लिए आपको फंडिंग तो नहीं मिलेगी, मतलब $2 बिलियन का आपको लोन नहीं मिलेगा जो पाकिस्तान एससीओ समिट में मांगने गया था। नाउ इसके बाद न्यूज़ आएगी अब पाकिस्तान एडीबी के पास गया है। आपको मैंने पहले भी दिखाया था कि पाकिस्तान सीक्स एडीबी फंडिंग। एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, उस पर भी मेजर इन्फ्लुएंस यूएस का है और उसने कह भी दिया है कि हम आपको रेलवे लाइन के लिए पैसे दे देंगे। तो उस हिसाब से अब चाइना की जगह एडीबी से पाकिस्तान को फंडिंग मिलने वाली है। तो आपको होपफुली आइडिया लग गया होगा कि जियोपॉलिटिकल यहाँ पर गेम क्या हुई। चाइना ने सीपैक में अपना इंटरेस्ट कम शो क्यों करना शुरू कर दिया, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस अब बदलने लगी हैं। इंडिया और चाइना एक दूसरे के करीब आने लगे हैं, जबकि पाकिस्तान और यूएसए वहाँ पर एक दूसरे के करीब आने लगे हैं। नाउ इससे होगा क्या, इंडिया और चाइना के पास आने से दोनों ही कंट्रीज़ और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगी एशिया में और डेवलप निकल के आएंगी, और शायद यूएसए को पाकिस्तान के नज़दीक जाने से मिलेगा क्या एक और 9/11 अटैक में भी। बाकी देखते हैं, होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा ये न्यूज़ के बारे में कि चाइना ने सीपैक से अपने आप को बाहर नहीं किया, बल्कि उनको एडिशनल फंडिंग देने से मना कर दिया है, क्योंकि चाइना की वो पॉलिसी मिनरल्स वाली कोलैप्स कर गई है अचानक से डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान प्रेम देखते हुए। तो होपफुली आपको इस डेवलपमेंट के बारे में अच्छी तरह से आइडिया लग गया होगा। बाकी आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिख सकते हैं। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।